कहानी की शुरुआत एक सिहरन पैदा करने वाले दृश्य से होती है। गांव के लोग डर और गुस्से में मशालें लेकर पुराने किले के भारी दरवाजे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में गांव के कब्रिस्तान से लाशों के रहस्यमय तरीके से गायब होने की घटनाओं ने सभी को चिंता में डाल दिया है। इन घटनाओं के पीछे गांव वालों का शक डॉ फ्रैंकनस्टाइन पर जाता है, जिनकी गतिविधियां हमेशा से ही संदेह के घेरे में रही हैं। माहौल में बेचैनी और डर साफ महसूस किया जा सकता है। किले के भीतर घना अंधेरा पसरा हुआ है, केवल बिजली की चमक ही वातावरण को चीरती है। डॉ फ्रैंकनस्टाइन अपने प्रयोग में पूरी तरह डूबे हुए हैं, जहां वे अलग अलग मुर्दों के अंगों को जोड़कर एक विशालकाय महामुर्दा का निर्माण कर रहे हैं। हर जोड़ और सिलाई के साथ उनका उत्साह बढ़ता जाता है। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है और उनका भयानक प्रयोग सफल हो जाता है। भीड़ की तेज आवाजें सुनकर डॉ फ्रैंकनस्टाइन घबरा जाता है और उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। इसी बीच किले के असली मालिक काउंट ड्रैकुला प्रकट होते हैं। यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने डॉक्टर को अपनी प्रयोगशाला स्थापित करने की अनुमति दी थी। काउंट ड्रैकुला का अचानक आना माहौल को और रहस्यमय बना देता है, जिससे आगे की घटनाओं की जिज्ञासा बढ़ जाती है। डॉक्टर घबराहट में ड्रैकुला से गुहार लगाता है कि वह उसे इस खतरनाक भीड़ से बचा ले, लेकिन ड्रैकुला केवल एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है कि अब डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं रही। इस जवाब से डॉक्टर को एहसास होता है कि वह अपने ही बनाए राक्षस और ड्रैकुला के बीच एक कठिन जाल में फंस चुका है। उसकी स्थिति अब बेहद नाजुक और असहाय हो गई है। गांव के लोग आखिरकार किले का मजबूत दरवाजा तोड़ने में सफल हो जाते हैं। भीतर डॉ फ्रैंकनस्टाइन अपने महामुर्दा का इस्तेमाल किसी भी बुरे मकसद के लिए करने से साफ इनकार कर देता है। वह दृढ़ता से अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए ड्रैकुला के सामने साहस के साथ तलवार उठा लेता है। यह क्षण उनके चरित्र की नैतिकता और साहस को दर्शाता है, जहां वे बुराई के खिलाफ डटकर खड़े हो जाते हैं। ड्रैकुला की ताकत के सामने डॉक्टर पूरी तरह असहाय हो जाता है। डॉक्टर के वार को आसानी से नाकाम करते हुए ड्रैकुला उसके गले में अपने नुकीले दांत गड़ा देता है, जिससे उसकी जान तुरंत चली जाती है। इस भयावह दृश्य के बीच डॉक्टर का सहायक इगोर अपनी असली नीयत दिखाता है और ड्रैकुला के प्रति अपनी वफादारी प्रकट करता है। यह मोड़ कहानी में एक नया तनाव और रहस्य जोड़ देता है। डॉक्टर की मृत्यु के बाद उसकी बनाई हुई रचना महामुर्दा फ्रैंकनस्टाइन अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है। आजादी पाकर वह अपने भीतर के गुस्से को बाहर निकालता है और सीधे ड्रैकुला पर हमला करता है। दोनों के बीच संघर्ष के दौरान फ्रैंकनस्टाइन ड्रैकुला को पकड़कर जलती हुई फायरप्लेस में फेंक देता है। इस घटना से माहौल और भी भयावह और तनावपूर्ण हो जाता है। फ्रैंकनस्टाइन अपने निर्माता की निहजीव देह को हृदय से लगाए किले से बाहर निकलता है। उसकी यह करुणा भरी छवि गांव वालों की नजरों में पड़ जाती है। भय और क्रोध से भरकर वे लोग उसका पीछा करने लगते हैं। इस दृश्य में मानवीय भावनाओं का टकराव और सामाजिक अस्वीकार्यता स्पष्ट रूप से झलकती है। किले के भीतर घना अंधेरा छाया हुआ है और आग की लपटों के बीच से ड्रैकुला का सिलहूट धीरे धीरे उभरता है। उसकी जली हुई त्वचा पर राख की परतें जम गई हैं, लेकिन वह अपनी अदम्य शक्ति के साथ राख से बाहर निकलता है। देखते ही देखते उसका चेहरा और शरीर विकराल पिशाच रूप में बदलने लगते हैं। उसकी आंखों में लालिमा और दांतों में नुकीलापन आ जाता है, जिससे उसका असली स्वरूप सामने आ जाता है। डॉक्टर फ्रैंकनस्टाइन अपनी रची हुई लाश को लेकर एक सुनसान और पुरानी पवन चक्की में छिप जाता है। उसकी खोज में जुटे गांव वाले जल्द ही उस चक्की तक पहुंच जाते हैं। वे डर और गुस्से में आकर पवन चक्की को आग लगा देते हैं। आग की लपटों में वह अद्भुत रचना पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। इस तरह एक वैज्ञानिक की महत्वाकांक्षा और उसकी रचना का दुखद अंत हो जाता है। अचानक आसमान से 4 पिशाच स्त्रियां उतरती हैं और गांव में हड़कंप मच जाता है। वे गांव वालों पर हमला कर देती हैं, जिससे चारों ओर अफरा तफरी फैल जाती है। जब आग बुझती है तो रहस्य से पर्दा उठता है कि ये महिलाएं दरअसल ड्रैकुला की 3 पत्नियां हैं। वे फ्रैंकनस्टाइन की मौत पर शोक व्यक्त करने आई थीं, जिससे उनकी उपस्थिति और भी रहस्यमय हो जाती है। इस घटना से गांव के लोग भयभीत और हैरान रह जाते हैं। 1 वर्ष बीत चुका है और अब पेरिस की गलियों में वैन हेल्सिंग के वांटेड पोस्टर जगह जगह चिपके हुए हैं। वैन हेल्सिंग खुद एक दीवार पर लगे अपने पोस्टर को गंभीरता से देख रहा है, मानो अपने अतीत और वर्तमान के बीच झूल रहा हो। तभी अचानक पास ही से एक औरत की तेज चीख सुनाई देती है, जो माहौल में बेचैनी और रहस्य का संचार कर देती है। यह अप्रत्याशित घटना वैन हेल्सिंग का ध्यान तुरंत भटका देती है और उसे एक नई चुनौती की ओर आकर्षित करती है।
वैन हेल्सिंग घटनास्थल पर पहुंचते ही देखता है कि एक विशालकाय दानव दीवारों पर चढ़ता हुआ तेजी से भाग रहा है। यह दानव कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर हाइड है, जो कभी एक सामान्य इंसान था। अपने खतरनाक प्रयोगों के चलते वह एक भयानक राक्षस में बदल गया है। अब उसकी हरकतें और ताकत इंसानी सीमाओं से कहीं आगे निकल चुकी हैं, जिससे वैन हेल्सिंग के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। पेरिस में डॉक्टर हाइड के आतंक से शहर में हड़कंप मच गया है। उसकी क्रूरता और तबाही को रोकने के लिए वैन हेल्सिंग को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। हेल्सिंग का मानना है कि ऐसे राक्षसों का अंत जरूरी है, फिर भी वह हाइड को पकड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। यह मिशन न केवल शहर की सुरक्षा के लिए बल्कि इंसानियत की रक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। वैन हेल्सिंग और डॉक्टर हाइड के बीच छतों और दीवारों पर एक रोमांचक और तीव्र लड़ाई चलती है। दोनों अपनी पूरी ताकत और चालाकी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हेल्सिंग अपने ब्लेड से हाइड का हाथ काट देता है। इस घाव के कारण हाइड की राक्षसी शक्ति कमजोर पड़ जाती है और वह धीरे धीरे फिर से इंसान के रूप में बदलने लगता है। यह क्षण दोनों के लिए निर्णायक साबित होता है, क्योंकि अब हेल्सिंग को हाइड पर काबू पाने का मौका मिल जाता है। हाइड ने गुस्से में आकर हेल्सिंग को छत से नीचे फेंक दिया, लेकिन हेल्सिंग ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए हवा में लटकते हुए अपनी गन से हाइड पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से हाइड का संतुलन बिगड़ गया और वह खुद बिल्डिंग से नीचे गिर गया। गिरने के कारण हाइड की मौके पर ही मौत हो गई। इस तरह हेल्सिंग ने अपनी जान बचा ली और हाइड को मात दे दी। पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और सामने की स्थिति को देखकर चौंक जाते हैं। उनके सामने एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें वैन हेल्सिंग पर एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या का आरोप लग जाता है। पुलिस के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि असलियत क्या है। अब वैन हेल्सिंग को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ समय बीतने के बाद वैन हेल्सिंग वेटिकन सिटी की उस गुप्त चर्च में पहुंचता है, जहां राक्षसों की खोज और नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यहां पर चर्च के वरिष्ठ अधिकारी, विशेषकर पोप, उसके हाल के कार्यों से असंतुष्ट हैं। पोप को लगता है कि वैन हेल्सिंग के कठोर और उग्र तरीके आम जनता के बीच उसकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब चर्च के सामने यह चुनौती है कि वे अपने मिशन को जारी रखते हुए वैन हेल्सिंग के तरीकों पर भी नियंत्रण रखें।